नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 27 जनवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था 6 जनवरी 2026 को। हमारा इसमें प्लान है कि हम मंडे टू फ्राइडे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही जो न्यूज सैटरडे और संडे में होगी उनको मंडे ट्यूसडे की न्यूज़ में इंक्लूड करके हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो है आरपीएससी का जो बदलता हुआ पैटर्न है, जिसमें क्वेश्चंस करंट के जो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते थे उनमें जो डेप्थ आ रही है उसको हम होलिस्टिकली कवर करें, और न्यूज के पीछे के बैकग्राउंड को और उससे जुड़े हुए स्टैटिक पोर्शन को भी साथ में डिस्कस करें, जिससे कि हमारी क्षमता निर्माण हो और हमारे स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा भी साथ का साथ कवर होता रहे। तो इसी हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है वो है हमारी, जैसा कि आप सबको पता है, 26 जनवरी को हमारे ईयरली राष्ट्रीय पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इस साल के जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा है वो हो चुकी है, और मैं आपको बता दूं टोटल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। उसमें 5 है पद्म विभूषण, 13 है पद्म भूषण और 113 है पद्म श्री। ठीक है, इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कोई असाधारण कार्य करता है किसी भी फील्ड में, जो फील्ड मेंशन है उनमें शिक्षा, संस्कृति, समाज या फिर सामाजिक कल्याण में, इस तरह विज्ञान, ये सेक्टर है जिनमें अगर कोई असाधारण कार्य करता है तो उसे पद्म विभूषण दिया जाता। तो ऐसे 5 लोगों को पद्म विभूषण के लिए अवार्ड किया गया है। उसी तरह 13 जो लोग हैं उनको पद्म भूषण दिया गया है। ये ऐसे लोग जिन्होंने उच्च कोटि का कार्य किया हो, और 113 लोग जिनको पद्मश्री दिया जाना है वो उच्च श्रेणी का कार्य यानी अच्छा कार्य इन सारे सेक्टरों में करते हैं। दोस्तों, हम जान लेते हैं ये भारत के नागरिक सम्मान है। ठीक है, इनको उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। 1954 से इनकी शुरुआत होती है और 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे इनकी घोषणा होती है, और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अभी इस सरकार ने एक नवाचार किया है। पहले क्या सरकार अपने हिसाब से लोगों को नॉमिनेट करती थी इसके लिए, बट अभी लोगों से सजेशन मांगे जाते हैं, और लगभग 30-40 लाख सजेशन आए, उनमें से ये 131 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, कौन कौन से फील्ड है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कला पहला, दूसरा साहित्य, तीसरा विज्ञान, चौथा खेल, पांचवा समाज सेवा, और छठा सार्वजनिक जीवन में कोई इम्पैक्टफुल कार्य अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो इसका हकदार हो जाता है। एक और ट्रिक जहां एग्जामिनर आपको फंसा सकता है वो है विदेशी नागरिकों को भी ये सम्मान मिल सकता है। हमें यूँ लग सकता है कि हो सकता है सिर्फ देश के नागरिकों को ये सम्मान मिलता है, बट नहीं, इसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हो सकते हैं, और इस बार भी विदेशी नागरिकों को मिला है। हमने बात कर ली, टोटल 131 पुरस्कारों की घोषणा हुई है 2026 के लिए, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टोटल पुरस्कार 131, 5 पद्म विभूषण जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण जैसा हमने कहा असाधारण और विशिष्ट सेवा, किस क्षेत्र में? ये 5 क्षेत्र में, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में, यानी ये 6 एरियाज हो गए जिनमें विशिष्ट और असाधारण सेवा की हो, उन लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा जाता है। इस बार 5 लोगों को मिला है, उसमें से 3 लोग अकेले केरल से हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले धर्मेंद्र, आपको पता है ये दिवंगत हो गए हैं कला के सेक्टर में, यानी हमारे जो सिनेमा के सेक्टर में इन्होंने इम्पैक्टफुल कार्य किया, तो इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। दूसरे केटी थॉमस, सार्वजनिक मामलों में, ठीक है, ये केरल के रहने वाले थे। पी नारायण, शिक्षा और साहित्य में केरल की पारंपरिक कला और संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा दिया, उसके संरक्षण के लिए इनको ये दिया गया। वी.एस. अच्युतानंदन, ये भी केरल के हैं और ये केरल के पूर्व सीएम हैं, इनको भी, इनके कार्य को भी रिकॉग्नाइज किया गया है सार्वजनिक मामले वाले कैटेगरी में। नय राजम, ये हमारे यूपी से हैं और शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है, और वायलिन वादिका रहे हैं, और वैश्विक इनकी प्रतिष्ठा रही है। तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स में कि जो 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं वो किन किन लोगों को दिए गए हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र को, उसके बाद 3 लोग केरल से, उनमें केटी थॉमस, पी नारायण,
और तीसरे हैं VS अच्युतानंदन, ठीक है। और उसके बाद एक जो महिला है वो है N राजम, कला शास्त्रीय संगीत और वायलिन वादिका है, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। उसके बाद अगले पुरस्कार है पद्म भूषण, ये 13 लोगों को दिए गए, ठीक है। ये भी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा, देखो इसमें उच्च कोटि, उसमें असाधारण सेवा, ठीक है, असाधारण, ये फर्क है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरह के पैरामीटर होते हैं। जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको हम याद रखेंगे। शिबू सोरेन, ये झारखंड के पूर्व CM रहे हैं, ठीक है, अभी दिवंगत है। अलका याग्निक, ये संगीत से जुड़े हुए हैं, आप सब जानते होंगे। और भगत सिंह कोश्यारी, ये भी उत्तराखंड के पूर्व CM है। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू, ये मेडिसिन से जुड़े हुए। और पीयूष पांडे, इनको मिला है, इनको एडमैन के नाम से जाना जाता था। एडमैन यानी विज्ञापन की दुनिया में इनका जो नवाचार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, और साथ ही ये भी दिवंगत है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे मैं फिर बताऊंगा कि हमारे एग्जाम के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद पद्मश्री यानी उल्लेखनीय योगदान किसी भी सेक्टर में, खेल, समाज सेवा, सामाजिक जीवन, इन सब में अगर उल्लेखनीय योगदान दिया तो उनको पद्मश्री से नवाजा जाता है। ऐसे कितने लोग थे? 113 लोग। उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम, रोहित शर्मा हमारे क्रिकेट से संबंध रखते हैं, हरमनप्रीत कौर ये भी महिला क्रिकेट से संबंधित है, सविता पूनिया हॉकी से संबंधित है, याद रखेंगे। इनके जो फील्ड है वो भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स है इनका जो क्षेत्र है। विजय अमृतराज, ये टेनिस से संबंध रखते हैं, ठीक है। उसके बाद R माधवन, ये हीरो है बॉलीवुड के, यानी सिनेमा से संबंध रखते हैं। तो ये टोटल 113 लोगों को मिला है। 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है और 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है। अब हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ लेते हैं। राजस्थान में एक पद्म भूषण एक मिला है, पद्म विभूषण किसी को भी नहीं मिला राजस्थान से। पद्म भूषण मिला है एक किसको? एडमैन पीयूष पांडे, ये मूलतः जयपुर के मूल निवासी थे और महाराष्ट्र में कला के क्षेत्र में इनको योगदान के लिए इनको दिया गया। हमने बात करी थी एडमैन। तो हमारे लिए जैसे 113 लोगों को पद्म भूषण मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना वो पीयूष पांडे जी पे पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में ये दिवंगत हुए हैं और ये जयपुर मूल के निवासी थे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पद्मश्री, जो कि टोटल 113 लोगों को मिला है, उसमें से 3 लोगों को राजस्थान में मिला है। पहले कौन है? गफरुद्दीन जी है, ये कहाँ? डी के निवासी है। भपंक वादन और पांडुन का कड़ा के लोक गायक है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। भपंक वादन और पांडुन के कड़ा के लोक गायक है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान भी इनको पहले मिल चुका है। तो गफरुद्दीन का नाम याद रखेंगे आप, गफरुद्दीन जी, जो कि डी के रहने वाले हैं। भपंक वादन और पांडुन का कड़ा लोक गायक, जो संगीत है उसके लोक गायक थे ये। और नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान भी मिल चुका है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये सम्मान इनको पहले ही नवाजा जा चुका है। उसके बाद तगाराम भील जी, ये हमारे जैसलमेर के निवासी थे। अलगोजा वादक होने के साथ साथ मटका और बांसुरी में भी इनको महारत हासिल थी और वैश्विक रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में काफ़ी इन्होंने परफॉर्म किया है। तो दूसरा नाम याद रखेंगे तगाराम भील जी। उसके बाद स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, ये श्री गंगानगर से हैं। 1980 में जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहाँ पे नेत्रहीन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती है। तो ये कहाँ के निवासी? श्री गंगानगर के स्वामी ब्रह्मदेव महाराज। ये 3 नाम पद्मश्री के लिए आप याद रखेंगे। और चौथा जो नाम है वो पद्म भूषण के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मिला है पीयूष पांडे जी को। तो आप देखो, एग्जाम की तैयारी करने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तो ये कि आपने अभी नॉर्मल सा पढ़ लिया, ठीक है, आगे बढ़ गए। एक ये कि बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये वो की एरियाज है। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है 20 = 80 यानी, और 80 = 20, यानी हम जो 20% की एरियाज है वहाँ अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो 80% निकलता है। लेकिन जो हम मैक्सिमम टाइम 80% टाइम हमारा जहाँ देते हैं उसका जो आउटपुट होता है वो ओनली 20% होता है। तो ये की एरियाज हमें समझना जरूरी होता है किसी भी एग्जाम में, कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको अभी ही बहुत अच्छे से याद कर लें और इस तरह से प्लान कर लें कि उनका पीरियोडिकल रिवीजन भी सुनिश्चित हो जाए, जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। क्योंकि देखो, अगर बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनमें जो फर्क पड़ता है लास्ट में रिजल्ट के टाइम पे, वो यही फर्क पड़ता है किसने स्मार्ट स्टडी की और किसने हार्डवर्क किया। हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन स्मार्ट स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्मार्ट स्टडी का मतलब सिंपल सा है कि आप एग्जाम की उस डिमांड को समझे, एग्जाम में कौन से की एरियाज है जहाँ से सवाल पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, तो उनको आप बहुत अच्छे तरीके से उतना ही टाइम वेटेज देके तैयार कर लें। तो उसी तरह का ये अवार्ड है जहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाने हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं
अगले कुछ और राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म के साथ में मिले हैं, वो है अशोक चक्र। देखिए ये हमारा नॉन वार या नॉन फील्ड यानी युद्ध के बाद सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, हमारे देश का। ये किसको मिला है? शुभांशु शुक्ला जी को मिला है। देखो आपको पता है हमारे यहाँ से एक गगनयान मिशन जाना है, उसके लिए 3 लोग ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। उन 3 में से, वो 3 लोग एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन है, उनमें से एक व्यक्ति जो थे ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स के सर्विंग शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जी ने 25 जून 2025 को यूएसए से एक एक्जियम मिशन के तहत स्पेस स्टेशन की यात्रा इन्होंने करी है। वरना जो हमारा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है वहाँ की यात्रा इन्होंने एक्जियम मिशन जो नासा का था उसके तहत 25 जून 2025 को ये ऊपर अंतरिक्ष में गए थे और 18 दिन ये वहाँ पे रहे। इंपॉर्टेंट क्यों है कि 1984 में हमारे राकेश शर्मा जी गए थे और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया, हम सब जानते हैं। उसके बाद ये दूसरे व्यक्ति है जो स्पेस में भारत के गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीधा सवाल बिना अशोक चक्र के भी शुभांशु शुक्ला का पूछा जा सकता है और अशोक चक्र अवार्ड किया गया ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और मिशन गगनयान में भी ये शामिल है। देखो मिशन गगनयान जो है ये भारत सरकार का मिशन है, ठीक है, इसरो इसे लीड कर रहे हैं और इसके तहत क्या होगा कि हमारे अंतरिक्ष में हम खुद अपनी क्षमता विकसित करके वहाँ पे मानव को भेजना, तो इसमें 3 लोगों को रेडी किया जा रहा है। दूसरा, इन्हीं मिशन गगनयान में से एक व्यक्ति है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन और प्रशांत बालाकृष्णन को दिया गया है कीर्ति चक्र। अशोक चक्र के बाद कैटेगरी में नंबर 2 पे आता है कीर्ति चक्र, तो ये किसको दिया गया है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन को। साथ में असम राइफल के एक मेजर है अर्शदीप सिंह, इन्होंने भी कहीं गैलेंट्री काम किया होगा, इसके हिसाब से मेजर अर्शदीप सिंह को दिया गया। और पैरा एसएफ के एक नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा जी को भी कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। उसके बाद राजस्थान से रिलेटेड एक डीआईजी शांतनु कुमार है, उनको भी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है, किसमें? राजस्थान साइबर सुरक्षा में इनके विशेष योगदान को लेके। तो ये सारी बात आप याद रखेंगे, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तैयार कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे ताकि पीरियोडिकली आप इनको देखते रहें। उसके बाद करते हुए जहाँ की हमने बात करी थी कि लास्ट ईयर 2025 में हमारा नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, इस बार हमारा नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ और उसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमारी झलकियाँ हैं, प्रस्तुतियाँ हैं, वो है उस्ता कला और रावणात्ता। ये दोनों विशेष आकर्षण थे, हमने बात करी थी पिछले वीडियो में भी। इसकी थीम जो है वो है मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। ये आप याद रखेंगे कि मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। और ये कैसे, आप थोड़ा इसको, मरुस्थल पहली बात कहाँ की है? उस्ता कला बीकानेर की, ठीक है। और उस्ता कला में होता क्या है आपको पता है? ऊंट के ऊपर सोने का कार्य किया जाता है, ठीक है, कार्य किया जाता है। हमने पढ़ा था कहाँ से आई है? ईरान से। कौन लेके आए? मुगल लेके आए, ठीक है। और राय सिंह जो बीकानेर थे, ये इस कला को लाने के लिए जो व्यक्ति जिन्होंने ये कार्य किया उस्ता कला को लेके आए वो थे राय सिंह, जो कि शासक थे बीकानेर के, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अलवर जयपुर को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। यानी देखो जो टॉप रेलवे स्टेशंस राजस्थान के जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा प्रोवाइड भी करी और ऊर्जा को बचाया भी, इस स्थिति में 2 रेलवे स्टेशन को इससे नवाजा गया है। पहला है इसमें, पहले स्थान पे अलवर, दूसरे पे जयपुर। तो ये भी आप याद रखेंगे। आपको पता है ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अगर बचत इस मिशन के तहत हुई है तो इनको भी ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। देखो हमारे यहाँ 37 रिजर्व जो थे, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ये पहले से थे। तो 37 के साथ में अभी 3 और रिजर्व ऐड कर दिए। अब आप देखिए तैयारी करने का एक तरीका है, एक तो ये कि आप इन 3 रिजर्व को पढ़ें और ठीक है उस हिसाब से आगे निकल गए। एक दूसरा, पहली चीज आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारे हमने पीछे भी आर्टिकल पढ़े हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से हम जो एनवायरनमेंट है उस और जो पेड़ पौधे हैं, हमारा जो नेचर है, इसको हम थोड़ा हल्के में ले लेते हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे देते हैं। इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है और अल्टीमेटली जलवायु परिवर्तन से होने वाली जो घटनाएं हैं, भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, अकाल हो गया, ये सब में वृद्धि होती है। तो ये की एरिया है जहाँ पे हमने लगातार काम करना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्यावरण के हिसाब से एरियाज है। तो वैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर टॉपिक इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 3 नई साइट और ऐड की गई है।
तो वो तीनों साइट तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन जो 37 ऑलरेडी जो साइट्स है वो भी इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे किसी भी एग्जाम में पीछे कि किसी ना किसी साइट से या तो आपस में मैच करवा के या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता। तो ये भी एक की एरिया हो गया। तो हम यहाँ पे सारे जो हमारे कंजर्वेशन रिजर्व है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। 3 अभी नए ऐड किए हैं। सबसे पहले वो मोखला जैसलमेर में ऐड किया है, आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर में कोई नहीं है, ये पहला है जैसलमेर का, ठीक है। उसके बाद बुचारामेन कोटपुतली बहरोड में ऐड किया गया है, ये भी पहला है। और खेजड़ली कला जोधपुर में। तो ये आपके 3 आपके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिजर्व जो घोषित किए गए हैं। जोधपुर में एक पहले से था गुड्डा बिश्नोइया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जोधपुर में एक पहले से था गुड्डा बिश्नोइया, दूसरा जो अभी ऐड हुआ है वो है खेजड़ली कला जोधपुर, ठीक है। उसके बाद बुचारामेन कोटपुतली बहरोड में ऐड हुआ है और मोखला जैसलमेर में ऐड हुआ है, ये जैसलमेर का पहला रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं बिशलपुर जो है वो आपका केकड़ी में है, खड़मोर केकड़ी में, ये 2 केकड़ी में। कौन सा? बिशलपुर और खड़मोर, ये दोनों केकड़ी में है, आप याद रखेंगे। आपको पता है बिशलपुर बांध केकड़ी में है, उस हिसाब से ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये भी केकड़ी में है। और उसके अलावा खड़मोर जो पहले अजमेर में आता था बट अब केकड़ी अलग हो गया है, तो केकड़ी, ठीक है। उसके बाद जोड़ बीड गढ़वाल, ये बीकानेर का रिजर्व है। कौन सा है? जोड़ बीड गढ़वाल। उसके बाद रोटू और गोगेलाव, ये दोनों नागौर में। कौन कौन से? रोटू और गोगेलाव, याद रखेंगे आप, रोटू और गोगेलाव, ये नागौर के कंजर्वेशन रिजर्व है। उसके बाद कोटा का एक है उम्मेदगंज पक्षी विहार, उम्मेदगंज पक्षी विहार, ये कहाँ का है? कोटा का है। उसके बाद आते हैं झुंझुनू का मनसा माता, पहला झुंझुनू और नीम का थाना दोनों में आता है, ठीक है। उसके बाद बीड़ झुंझुनू, ये झुंझुनू में आता है। देखो बीड़ काफी जगह कॉमन नाम यूज होगा, लेकिन उसके आगे या तो जिले का नाम होगा या फिर किसी जगह का नाम होगा, तो उसके हिसाब से आपको इसको रिकॉग्नाइज करना होगा। तो मनसा माता झुंझुनू नीम का थाना दोनों में मिलके हैं और बीड़ झुंझुनू केवल झुंझुनू में। उसके बाद आया था बालेश्वर, ये नीम का थाना सीकर में है। बीड़ फतेहपुर, देखो नाम आ गया, वहां था बीड़ झुंझुनू जो कि झुंझुनू में था, यहाँ आ गया बीड़ फतेहपुर, ये सीकर में है। साकंबरी, ठीक है, ये भी सीकर में है, नीम का थाना, ठीक है, सीकर और नीम का थाना ये दोनों में है साकंबरी। उसके बाद बंसियाल खेतड़ी, ये भी नीम के थाने में है। उसके बाद बंसियाल खेतड़ी बागोर, ये बागोर है, BAGOUR, ये भी नीम का थाना में, आप याद रखेंगे। उसके बाद पाली में 2 है, पहला जवाई बांध, दूसरा जवाई बांध लेपर्ड, तो ये दोनों पाली में, याद रखेंगे आप। पहला कौन सा है? जवाई बांध, दूसरा जवाई बांध लेपर्ड। आपको पता है जवाई बांध पाली में है, तो जवाई बांध से जुड़ा हुआ जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी पाली में होगा। उसके बाद हमारे सबसे ज्यादा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो 7 है, वो कहाँ पे है? 12 में, 7 नहीं 8 है, ये 8 कंजर्वेशन रिजर्व 12 में है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। उसके बाद रणखार आपका जो है वो है सांचौर में। कहाँ पे है रणखार? सांचौर में, ठीक है। उसके बाद 12 वाले याद कर लेते हैं, ये टोटल 8 है हमारे 12 में, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 है 12 में, ठीक है। तो 7 हम याद कर लें। कौन सा? पहला साबाद, दूसरा साबाद तलेटी, तीसरा रामगढ़, चौथा सोरसेन 1, सोरसेन 2, सोरसेन 3 और 5वां है बांज अमली, ठीक है। कौन कौन सा याद रखेंगे? पहला साबाद, दूसरा साबाद तलेटी, तीसरा रामगढ़, चौथा सोरसेन 1, सोरसेन 2, सोरसेन 3 और बांज अम्बली, ये सारे किसमें? 12 में, याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद बीड़ घास फुलिया खुर्द, ये है शाहपुरा में, आप इसको फुलिया खुर्द से याद रखेंगे कि बीड़ घास फुलिया खुर्द कहाँ पे? शाहपुरा में। उसके बाद बाग दर्रा क्रोकोडाइल, वो है उदयपुर में, बाग दर्रा क्रोकोडाइल उदयपुर में। मैसीर उदयपुर में, ये भी थोड़े समय पहले ऐड किया था, मैसीर उदयपुर में। उसके बाद अमरक महादेव लेपर्ड उदयपुर में, ये ऐड किया था आई थिंक, अमरक महादेव लेपर्ड उदयपुर में, ठीक है। ये 3 उदयपुर में, कौन से? मैसीर, अमरक महादेव और बाग दर्रा क्रोकोडाइल। उसके बाद सिरोही में है वड़ाखेड़ा, याद रखेंगे आप। और सुंदा माता भी जालोर और सिरोही दोनों में आता है, तो सिरोही में 2 हो गए, कौन सा? वड़ाखेड़ा और सुंदा माता, और सुंदा माता जालोर में भी आता है। उसके बाद अजमेर में 1 है गंगा भैरव घाटी, उसके बाद भीलवाड़ा में 1 है आसोब, उसके बाद फलोदी में 1 है कुर्जा, और उसके बाद जयपुर में 3 है। कौन कौन से हैं? झालाना आमागढ़, बीड़ मुहाना A, बीड़ मुहाना B। तो ये आप इन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे और बढ़िया से इनको तैयार कर लेंगे, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जाता है और की एरिया है जहाँ से सवाल पूछा ही जाना है, ठीक है, आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद कुछ आर्टिकल हमने ऐड किए हैं। पहला जो ऐड किया है वो है विकसित भारत के लिए युवा नेतृत्व, ये एडिटोरियल था किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का, उसको हमने हिंदी में सरल भाषा में आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसमें बात की जा रही है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी युवा आबादी है वो भारत में रहती है, हम सबको पता है। और अभी जैसे आप देखेंगे यूरोप में, तो वहाँ की आबादी बूढ़ी होती जा रही है, यानी एजेड लोग ज़्यादा है
और काम करने वाली जो यंग पॉपुलेशन है वो कम है। और इस कंडीशन में होता क्या है, इकोनॉमी के लिए काम करने वाले लोग कम है और डिपेंडेंट जो लोग है, डिपेंडेंसी जो है लोगों की वो ज़्यादा है। तो इस तरह का देश कम ग्रो करता है। और जो एक्सपर्ट है वो बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया के पास अभी लगभग 15-20 साल का एक बढ़िया विंडो है जिसमें हमारी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ा के और इस यंग पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है भारत सरकार ने, वो है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। ठीक है, याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म भी, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म बनाया है। ये प्लेटफॉर्म सरकार ने इसलिए बनाया है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार युवाओं तक और युवा भी सरकार तक पहुंच बना सके, यानी आइडियाज का आदान प्रदान कर सके। जब आइडियाज का आदान प्रदान करेंगे तभी देश की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा जाएगा, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसी तरह हमने बोला ये मंच 2047 के विकसित भारत का जो हमारा विजन है, उस विजन को युवा विचारों को शामिल करने के लिए बनाया गया है। इसमें जनवरी 2025 में एक भारत चैलेंज एक इनिशिएटिव शुरू किया। इसके तहत 30 लाख युवा इससे जुड़े। इन युवाओं को, प्रतिभागियों को राष्ट्रीय चुनौतियों के बारे में गंभीरता से सोचने, पहली चीज़ तो देखो हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो राष्ट्रीय चुनौतियां उनके बारे में गंभीरता से सोचना, फिर उसके समाधान तलाशने, समाधान सुझाने और निजी महत्वाकांक्षाओं को सामूहिक मकसद के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देखो निजी मकसद महत्वाकांक्षाओं को सामूहिक मकसद, जैसे निजी महत्वाकांक्षा किसी व्यक्ति की हो सकती है कि मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन कुछ आप काम ऐसा करो कि उस काम से आपको तो पैसे मिलेंगे लेकिन आपके राष्ट्र का हित भी सर्व हो, यानी देश हित में, देश के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं, देश के लिए जो जरूरी काम है वो भी उसके तहत पूरा हो। इस तरह से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आप इस प्लेटफॉर्म का इनडायरेक्ट भी किसी क्वेश्चन में, किसी ऐसे में यूज कर सकते हो। मान लो 2047 विकसित भारत ऐसे ही आ जाता है, तो उस ऐसे में आप एज ए एग्जाम्पल, एज ए इसको सब्सटेंशियल मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने फिर जनवरी 2026 में डिजाइन फॉर भारत, टेक फॉर विकसित भारत, यानी डिजाइन जो स्पेशली हमारी टेक से जुड़ा हुआ है और न्यू टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत जैसी नई पहलों और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को भी इस मंच से जोड़ने के लिए, इसका जोड़ने के कारण इसका विस्तार हुआ है। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में बोली गई है। ठीक है, आप याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेंगे। जैसे ये नोट कर लेंगे कि ये 2047 के विकसित भारत को बनाने में युवा विचारों को शामिल करने के उद्देश्य से बनाया गया, और ये कि 2025 वाला जो फैक्ट है 30 लाख युवा इससे जुड़े, ये भी आप नोट कर लेंगे, ताकि आप, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होती है कि सरकार किस तरह सोच रही है, एज ए इंडिविजुअल मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं और मैं भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन सकता हूं। तो ये सारी बातें इसके तहत की जा रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, आपको पता राजस्थान में एक एआई समिट हुआ और उसी तरह का एआई शिखर सम्मेलन, जो कि वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है, वो भारत में होने जा रहा है। ठीक है, कब हो रहा है? 16 से 20 फरवरी ये 5 दिवसीय सम्मेलन भारत में होने जा रहा है। ठीक है, और ये पहली बार है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये पहली बार है कि किसी साउथ नेशन में, यानी दक्षिण जो देश होते हैं, जिनको बोला ना हमने एक दिन बात करी थी कि ग्लोब में जो ऊपर वाले हैं इनको नॉर्थ नेशन बोला जाता है और नीचे वालों को ग्लोबल साउथ बोला जाता है। यानी ये कम विकसित देश है और नॉर्थ वाले जो देश है वो ज़्यादा विकसित है, और ये कम विकसित है इसलिए इनको ग्लोबल साउथ बोला जाता है, जिसमें लगभग हमारा दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और उसके साथ में लगभग पूरा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये सारे देश इसमें आते हैं। तो ये एआई शिखर सम्मेलन पहली बार इंडिया में होने जा रहा है। कहाँ होगा? भारत मंडपम, जो हमारा जैसे राजस्थान का है ना जयपुर कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, उसी तरह का इंडिया का है, वो भारत मंडपम के नाम से है, वो दिल्ली में है। तो वहाँ पे सम्मेलन होगा। कब होगा? 16 से 20 फरवरी को होगा, और ग्लोबल साउथ में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। ये तो होगी प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट खबर। अब यह है कि आपको पता है एआई से रिलेटेड क्वेश्चन आपको टेक्नोलॉजी में भी पूछे जाएंगे सारी जगह। तो एक आर्टिकल जो है वो इसमें हमने ऐड किया है। हुआ क्या, अभी दावोस में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको पता है वहाँ उसकी मीटिंग होती है, तो वहाँ हमारे एक मंत्री ने वहाँ के डिस्कशन में आईएमएफ की एक रिपोर्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाया। यानी आईएमएफ ने क्या किया था बेसिकली कि एक रिपोर्ट लेके आई आईएमएफ, उसने इंडिया को 2nd टियर ऑफ कैटेगरी नेशन में एआई में रख दिया। यानी एआई में प्रगति के हिसाब से कि कौन से देश किस कैटेगरी में, तो उन्होंने कुछ कैटेगरीज बनाई। तो एक कैटेगरी टियर 1 में उन्होंने टॉप कंट्रीज को रखा जो एआई के सेक्टर में काफ़ी प्रगति कर रहे हैं, और इंडिया को टियर 2 में रखा। तो इस बात पे 2nd टियर पे रखने की वजह से हमारे मंत्री ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एआई आर्किटेक्चर, यानी एआई का जो स्ट्रक्चर है, इसमें 5 स्तर होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? एप्लीकेशन, मॉडल, चिप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी। ठीक है, उनके अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा एप्लीकेशन सर्विस देने वाला देश है। यानी
उन्होंने 5 स्तर बताए और स्तर के हिसाब से ये बताया कि एप्लीकेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जो सर्विस देने वाला कंट्री है वो इंडिया है, और इंडिया को 2nd टियर में कैसे रख दिया। तो यहाँ पे इस बात पे आर्टिकल ये कहते हैं, आर्टिकल में जो राइटर है वो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या भारत ने एप्लीकेशन को छोड़ के अन्य जो 4 स्तर है क्या उन पे भी उतनी ही तेजी से कार्य किया है या उतनी ही तेजी से कार्य कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। उसके बाद जैसे कि उन एग्जांपल देते हैं कि चीन सरकार ने एआई उपकरणों के लिए बिजली की दर आधी कर दी है, यानी इसमें कौन सा कंपोनेंट था, एक एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी के हिसाब से बिजली की जो दर है आधी कर दी। सोचिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसी ने एआई कंपनी स्टैब्लिश करी, मान लो उसको एक्स अमाउंट अभी 100 रुपीज मान लो फॉर एग्जाम्पल कि उसको बिजली के लिए उसका खर्च आता था, अब सरकार ने आधा कर दिया, यानी वो खर्च 50 रुपये हो गया, तो 50 रुपये वो एडिशनल मान लो R&D में खर्च कर देगा या कुछ और करेगा, तो उस हिसाब से उसको एक सहूलियत दे दी। क्या आपने दी, ये सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, वहाँ के कर्मचारियों के लिए जो एआई में काम करते हैं उनके लिए परिवहन फ्री है, यानी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया है। क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, जवाब है नहीं, आप सिर्फ एप्लीकेशन की बात कर रहे हो। उसके बाद क्या सरकार ने चिप निर्माण में, यानी जो ये चिप का निर्माण होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी बिजली और पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्या आपने उसके लिए कोई तैयारी की है, कुछ किया है, ये सवाल भी राइटर इसमें उठाते हैं। क्या चिप पर, यानी जो हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है, ठीक है, उस चिप के निर्माण पर क्या देश की संस्थाओं में बड़ा शोध हो रहा है, यानी रिसर्च हो रही है। और जबकि हमने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा था कि हमारे यहाँ रिसर्च ओनली जीडीपी का 0.64 से 0.65%, यानी 1% ऑफ जीडीपी से भी कम खर्च होता है, और हमारे यहाँ जो निजी सेक्टर है वो केवल 34% ही इन्वेस्ट करता है R&D में, जो कि बहुत ज़्यादा है, वैश्विक रूप से काफ़ी कम है। तो ये सवाल भी राइटर यहाँ पे उठा रहे हैं, ठीक है। फिर एक बात और कोट करते हैं राइटर यहाँ पे कि 1 महीने पहले दुनिया की सबसे बड़ी जो एआई चिप कंपनी है एनवीडिया, उसके जो फाउंडर है, प्रमुख है, उन्होंने इंटरव्यू में एआई आर्किटेक्चर के 5 लेयर्स बताए, ठीक है। यही लेयर जिनको मंत्री जी ने बताया, लेकिन उनका क्रम मंत्री जी से ठीक उल्टा था। मंत्री जी ने बताया एप्लीकेशन, मॉडल, चिप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी। उन्होंने बोला एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी, फिर एनर्जी पे इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर चिप्स का निर्माण, मॉडल्स का निर्माण और उसके बाद एंड में एप्लीकेशन। जबकि हम तो सीधे सिर्फ एप्लीकेशन की जो अंतिम मॉडल है उस पर बात कर रहे हैं, तो क्या अन्य स्तरों पर भी अपनी तैयारी को लेकर दावा कर सकते हैं। तो ओवरऑल समअप इस आर्टिकल का ये है कि हमें एआई का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उस पर काम करना पड़ेगा। सिर्फ एप्लीकेशन बेस हम एआई में उस तरह की प्रगति नहीं कर सकते, और टियर 2 में हमें रखा है, उसमें हमें विचार करना चाहिए और हमें इस तरह तैयारी करनी चाहिए कि आने वाले टाइम में हम टियर 1 में रहें और एआई में एक वैश्विक शक्ति बने, ठीक है। तो ये सारा आर्टिकल था। तो यही था आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी से अच्छे से कर रहे होंगे। हम और इसमें जिस तरह भी नवाचार ला पाएंगे और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंटिन्यूटी है। हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और कंटिन्यूटी का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आज जिस तरह का कंपटीशन है, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो, 4th ग्रेड का आपने अभी जो कट ऑफ देखी, कितनी हाई कट ऑफ थी, बहुत सारे लोग स्पेशली उसके लिए जो तैयारी कर रहे थे वही लोग उसमें सेलेक्ट हुए हैं, ना कि जो बहुत इंटेलिजेंट थे या जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पिछड़े हो गए। तो सबसे पहले किसी एक एग्जाम को टारगेट करें और उसमें अपनी कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन बनाए रखें, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।